वेलकम बैक इन अमोघ नर्सिंग एकेडमी। अमोघ नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आरआरबी टेस्ट सीरीज हम लोग पहले से शुरू कर चुके हैं। उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चन के साथ आज हम दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी एमसीक्यूज, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारा आरआरबी प्रैक्टिस सीरीज में पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस। कौन सा एक पेल्विस हार्ट शेप का होता है? कौन सा एक पेल्विस हार्ट शेप का होता है? गायनिकोइड, एंथ्रोपोइड, एंड्रोइड या फिर प्लाटीप्लोइड। हार्ट शेप का पेल्विस कौन सा होता है पूछा है। राइट आंसर क्या है इसका? हार्ट शेप का पूछा हुआ है। राइट आंसर है इसका आंसर सी। आंसर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं हम। जो हमारे गायनिकोइड पेल्विस है, गायनिकोइड पेल्विस का शेप कैसा होता है? गायनिकोइड पेल्विस का इनलेट का शेप होता है राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। और ये मोस्ट कॉमन पेल्विस है, इसलिए इसको फीमेल पेल्विस भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? फीमेल पेल्विस भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली होता है ये 50 to 55% फीमेल्स में देखने को मिलता है। आइडियल पेल्विस होता है गायनिकोइड पेल्विस। इसका जो इनलेट है वो राउंड शेप का होता है। दूसरा है हमारा एंथ्रोपोइड पेल्विस। एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंथ्रोपोइड का इनलेट कौन से शेप का होता है? एंथ्रोपोइड का इनलेट ओवल शेप का होता है। ओवल शेप का इनलेट होता है इसका। और ये इसका दूसरा नाम एप्स पेल्विस है। तो एप्स होते हैं, एप्स के पेल्विस मोस्ट कॉमनली एंथ्रोपोइड शेप के होते हैं। और ये 25% वुमेन्स में देखने को मिलता है। 25% वुमेन्स में देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा एंड्रोइड पेल्विस। एंड्रोइड पेल्विस का जो इनलेट है वो हार्ट शेप का होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, हार्ट शेप का होता है। ये 20% केसेस में देखने को मिलता है। और चौथा है हमारा प्लाटीप्लोइड पेल्विस। प्लाटीप्लोइड पेल्विस ये 5% केसेस में देखने को मिलता है। और इसका जो इनलेट है, इसका इनलेट बीन शेप भी कहते हैं, बीन शेप या फिर किडनी शेप, या फिर किडनी शेप। और इसको फ्लैट पेल्विस भी कहते हैं, और इसको फ्लैट पेल्विस भी कहते हैं। ठीक है, जो एंड्रोइड पेल्विस है, एंड्रोइड पेल्विस एक तो हार्ट शेप का होता है और इसको मेल पेल्विस भी कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोइड पेल्विस मेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेल्विस के बारे में, जो ये हमने फटाफट यहाँ पर देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ। जीके का क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन कितने इयर्स के लिए सर्विस में रहते हैं पूछा गया है। तो राइट आंसर है इसका आंसर सी। 6 इयर्स के लिए होता है। सी है, 6 इयर्स के लिए होता है, ना कि 5 ईयर के लिए। ठीक है, याद रह गई। यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनका सर्विस ड्यूरेशन 6 ईयर होता है, ना कि 5 ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, which one of the following is used to assess the quality of nursing care। नर्सिंग केयर की क्वालिटी को असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? आंसर देखते हैं। नर्सिंग ऑडिट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फिजिकल प्लान या बेड साइड क्लीनिंग। पूछा गया है कि नर्सिंग केयर की क्वालिटी, नर्सिंग केयर अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसकी क्वालिटी को असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? तो राइट आंसर है हमारा नर्सिंग ऑडिट। राइट आंसर है नर्सिंग ऑडिट।
देखिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब तो होता है कि कुछ तोड़ फोड़ करना, है ना, तोड़ फोड़ करना, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल का मीनिंग होता है बजट से रिलेटेड, बजट या फिर मनी से रिलेटेड टर्म के लिए हम फिस्कल यूज करते हैं, ना कि क्वालिटी इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं, तो ये भी गलत है। बेड साइड क्लीनिंग क्या होता है? बेड साइड क्लीनिंग मतलब, बेड साइड क्लिनिक मतलब क्या है कि पेशेंट रिगार्डिंग जो भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, बेड के साइड में, पेशेंट बेड में है और उसके साइड में जो हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उसको बोलते हैं बेड साइड क्लिनिक। तो ये तो वन टाइप ऑफ नर्सिंग केयर होगा, ना कि नर्सिंग केयर की क्वालिटी को असेस करने वाला टूल। नर्सिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है? नर्सिंग ऑडिट, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब ये हम पहले भी देख चुके हैं, ऑडिटिंग वर्ड इससे पहले के क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो भी नर्सिंग रिकॉर्ड्स है, नर्सिंग केयर दिया हुआ है, जो भी नर्सिंग केयर को रिकॉर्ड किया गया है, नर्सिंग केयर के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने के प्रोसेस को ही ऑडिटिंग कहा गया है, जहां से हम पता कर सकते हैं कि नर्सिंग केयर किस क्वालिटी का दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए नर्सिंग क्वालिटी को असेस करने के लिए नर्सिंग ऑडिट यूज किया जाता है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल, the time interval between the infection of suspected person and the appearance of sign and symptom of the disease is called। community से related question है, community में, community से related question है CHN से कि इसने पूछा है कि टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। एक पर्सन इन्फेक्टेड हो गया है, इन्फेक्शन के बाद जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होगी, उस बीच के ड्यूरेशन को इन चारों में से क्या बोला जाएगा? आइसोलेशन पीरियड कहेंगे, रिकवरी पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो देखिए एक एक करके इसका मीनिंग देख लेते हैं। आपको इसका राइट आंसर पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। राइट आंसर क्या है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड जनरल मीनिंग में क्या होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्सन के बॉडी में एंटर करती है, द टाइम व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी टिल द इंटरवल व्हेन फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर। जब पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तब से लेकर के जब फर्स्ट साइन और सिम्टम अपीयर होता है, उस टाइम इंटरवल को ही क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये हम देख लिए हैं। क्वारंटाइन पीरियड हमने कोविड के टाइम में बहुत देखा था कि क्वारंटाइन कर दो, ये सस्पेक्टेड पर्सन है। जैसे ही कोई पर्सन फॉरेन से टूर लेकर के आता था या फिर ऐसे जगह से टूर लेकर के आता था जहां पर कोविड स्प्रेड हो चुका है, तो जब पर्सन बाहर से आता था तो क्या करते थे? पेशेंट को हम कोविड से क्वारंटाइन कर देते थे, किसी अलग जगह पर उसको कुछ दिनों तक रहने के लिए बोलते थे। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो पेशेंट इन्फेक्टेड है, पेशेंट क्या था? सस्पेक्टेड था कि उसको कोरोना वायरस लगा होगा। क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि वो पेशेंट सस्पेक्टेड है कि उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ होगा। तो क्वारंटाइन का मतलब देखिए, एक होता है क्वारंटाइन और एक होता है आइसोलेशन, एक होता है आइसोलेशन। इन्हीं दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो इन दोनों को हम देखते हैं। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि आइसोलेशन ऑफ, आइसोलेशन मतलब एक पेशेंट, एक पर्सन को हम किसी भी एक अलग जगह पर बाकी पब्लिक से अलग रख रहे हैं। आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन, जिस भी पर्सन में हमें डाउट है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो एक्सपोज हुआ होगा, उस पर्सन को हम अलग जगह में रख देते हैं। आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन, इसको हम बोलेंगे क्वारंटाइन। आइसोलेशन में क्या होता है? मान लो एक टीबी पेशेंट है, मान लो एक ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पेशेंट है, तो उस पेशेंट को हम नॉर्मल पब्लिक से अलग रखेंगे ताकि वो इन्फेक्शन को बाकी लोगों को ना फैला पाए। तो आइसोलेशन में क्या होता है? आइसोलेशन मतलब उस पेशेंट को अलग जगह पर रखना। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन मतलब आइसोलेशन जब हम कर रहे हैं तो आइसोलेशन में हमें पता है कि डिसीज डायग्नोस हो चुका है, पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन क्वारंटाइन में हमें पता नहीं है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है या फिर
नहीं है, हमें सिर्फ डाउट है कि वो एक्सपोज हुआ है, इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है, ये हमें पता नहीं है। समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, क्वारंटाइन पीरियड में हम कब तक पर्सन को आइसोलेट करके रखते हैं? till the period of incubation, till the period of incubation। जब तक फर्स्ट साइन एंड सिम्टम दिखाई ना दे तब तक क्वारंटाइन पेशेंट को हम आइसोलेट करके रखते हैं। जैसे ही फर्स्ट साइन एंड सिम्टम दिखाई देती है, हमें पता चल जाता है कि पर्सन इन्फेक्टेड है या सिर्फ सस्पेक्टेड था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट को लगा भी है पर्सन को या फिर नहीं लगा है, हमें तो सिर्फ डाउट था कि पर्सन सस्पेक्टेड है। जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाएगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई पर्सन पॉजिटिव है, इन्फेक्टेड हुआ है। ठीक है, जब साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होगा मतलब हमें सिर्फ डाउट था और पेशेंट को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था, तो टिल द इंक्यूबेशन पीरियड हम पर्सन को आइसोलेट करके रखते हैं क्वारंटाइन पीरियड में। और आइसोलेशन पीरियड में टिल द कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब क्या है? हर डिसीज का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जब बाकी लोगों को वो काफी तेजी से फैलता है। तो वो जो ड्यूरेशन है जहाँ पर इन्फेक्शन बाकी लोगों को बहुत तेजी से फैल सकता है, उसी ड्यूरेशन को बोला जाता है कम्युनिकेबल पीरियड। तो आइसोलेशन के लिए हम पर्सन को टिल कम्युनिकेबल पीरियड तक आइसोलेट करके रखते हैं और क्वारंटाइन में हम पर्सन को इंक्यूबेशन पीरियड तक आइसोलेट करके रखते हैं। ये दोनों चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एक रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड का मतलब क्या होता है? जब पर्सन का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम दिखाई दिए, फिर मैक्सिमम पीरियड तक चला गया, फेस्टिजियम स्टेज में चला गया, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और एक स्टेज पे कंप्लीट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और साइन एंड सिम्टम डिसअपियर हो चुके हैं। तो जब पर्सन का साइन एंड सिम्टम डिसअपियर हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसी को रिकवरी पीरियड या फिर डेक्लाइन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, डेक्लाइन पीरियड समझ में आ गया? चारों ही चीजें क्लियर हैं? आइसोलेशन पीरियड, रिकवरी पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। राइट आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following symptoms should be watched for a patient receiving loop diuretic? जब पेशेंट लूप डायूरेटिक ले रहा है, लूप डायूरेटिक मतलब क्या है? फ्रूजामाइड या फिर क्या बोल सकते हैं इसे हम, लेसिक्स। जब पेशेंट लेसिक्स ले रहा हो या फ्रूजामाइड ले रहा हो तो कौन सा सिम्टम मॉनिटर करने की जरूरत है? पहला है वीक इरेगुलर पल्स, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, पैरेस्थेसिया या फिर रेस्टलेस एंड एजिटेशन। तो कौन सा सिम्टम ऑब्जर्व करने की जरूरत है फॉर पेशेंट टेकिंग फ्रूजामाइड और लेसिक्स? इससे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि फ्रूजामाइड बॉडी में करता क्या है। फ्रूजामाइड बॉडी में करता क्या है, देखिए इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जितने भी लूप डायूरेटिक्स हैं वो क्या करते हैं? पॉलीयूरिया कोज करेंगे, डायूरेसिस कोज करेंगे ना, पॉलीयूरिया तो नहीं कह सकते उसे हम, डायूरेसिस कोज करेंगे, मतलब यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं। यूरिन आउटपुट जब बढ़ेगा तब क्या होगा? वाटर एंड सोडियम का रिमूवल होगा। क्या होगा? वाटर एंड सोडियम का रिमूवल होगा जब भी हम लूप डायूरेटिक देंगे। तो लूप डायूरेटिक एक साइड इफेक्ट कोज करता है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट कोज करता है, जिसमें क्या होता है? ये पोटेशियम आयन को भी रिमूव कर देता है, पोटेशियम आयन को भी रिमूव कर देता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल साइड इफेक्ट है लूप डायूरेटिक का। हाइपोकेलेमिया कोज कर देता है, क्या कर देता है? हाइपोकेलेमिया। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही पेशेंट हाइपो या फिर हाइपरकेलेमिया में जाता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस किसमें देखने को मिलता है? इरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलेगा आपको, इरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलेगा। और जब हाइपोकेलेमिया होगा तो
तो हाइपोकैलेमिया में आपको क्या मिलेगा, शैलो टी वेव, शैलो टी वेव, या फिर इसे बोल सकते हैं आप इन्वर्टेड टी वेव। इन्वर्टेड टी वेव आपको ईसीजी में देखने को मिलेगा। ईसीजी में आपको इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा जैसे ही हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। इरेगुलर हार्ट रेट, शैलो या फिर इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा। समझ में आया? लूप डाययूरेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि पेशेंट लूप डाययूरेटिक में है तो कौन सा साइन एंड सिम्टम आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपके माइंड में होना चाहिए हार्ट रेट, वीक एंड इरेगुलर पल्स पूछ रहा है, ब्लड प्रेशर, हम लूप डाययूरेटिक दे रहे हैं मतलब वाटर एंड सोडियम का रिमूवल हो रहा है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज, तो ये कट हो गया। पेरेस्थीसिया मतलब है नमनेस, है ना। पेरेस्थीसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा। तो एबनॉर्मल सेंसेशन का खास रिलेशन डाययूरेटिक से नहीं है। रेस्टलेस एंड एजिटेशन, रेस्टलेस एंड एजिटेशन भी नहीं होगा। राइट आंसर है हमारा वीक एंड इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगा। इस सूची में हमें कैसा वेव देखने को मिलेगा, शैलो एंड टी वेव, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass and moving with a uniform velocity is, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है 1/2 mv स्क्वायर mv m/2 और 1/4। राइट आंसर है इसका 1/2 mv स्क्वायर, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स is situated in which of the following यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में, दिल्ली में है ना। रेड फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is a quantitative method of data collection। डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा कलेक्शन का क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपके पास डायरी, लाइफ हिस्ट्रीज, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस और इन डेप्थ इंटरव्यू। तो देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है किसे भी हम नंबर्स दे सकें, जिन्हें भी हम नंबर दे करके कैटेगराइज कर सकें, ठीक है, जिन्हें भी हम नंबर्स दे करके कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि 1 to 1 2 3 4 5 है ना टिल 10, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 to लेकर के 3rd तक के कैटेगरी में 1 to 3rd कितना परसेंटेज आप दे रहे हो किसी भी वैल्यू को, तो ये जो न्यूमेरिकल कैटेगराइजेशन होता है, नंबर देकर के जिन्हें हम क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। आप ऑप्शन पढ़िए, देखिए डायरी, किसी भी पर्सन की हम जब डायरी पढ़ें तो उस पर्सन को डायरी पढ़ के हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते कि 50% डेटा कलेक्ट हुआ है या 50% लाइफ हिस्ट्री। डायरी में क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होगा, हमें डेप्थ ऑफ इमोशन पता चलेगा, ना कि हम उनके इमोशंस को क्वांटिटी से पता कर पाएंगे ना। तो डायरी तो नहीं है। लाइफ हिस्ट्री भी सेम चीज है, लाइफ हिस्ट्री में भी हमें इमोशंस देखने को मिलेगा, लाइफ हिस्ट्री भी नहीं है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन राइट आंसर है। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि क्लोज्ड एंडेड का मतलब क्या होता है, तो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दी जाती है आपको, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दी जाती है जिसे हम बोल सकते हैं चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट दी जाती है, चेक लिस्ट में है 1 से लेकर के 10 नंबर तक चेक लिस्ट दिया जाएगा। उसे पूछा जाएगा कि पहले नंबर में आप कहाँ जॉब करते हैं, दूसरे नंबर में आपने कॉलेज कहाँ से पास आउट किया, तीसरे नंबर में आपके हॉबीज क्या क्या हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को आप एनालिस्ट करके पता कर सकते हो कि आपको कितना डिटेल में उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, मतलब आप न्यूमेरिकल नंबर्स दे सकते हो उस डेटा को। तो नंबर देने वाले डेटा को हम क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। चेकलिस्ट आपने देखा होगा, सिंपली सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे के टाइम पर वो क्या देते हैं, चेकलिस्ट ही तो देते हैं। सर्वे के नाम पर हम चेकलिस्ट तो फिल करते हैं, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वहां से हमें डिटेल में एड्रेस
और डिटेल्स पता चल जाता है। इन डेप्थ इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी हमें पेशेंट के बारे में पता चलेगा। आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वो पता नहीं कितने देर में उस एक क्वेश्चन का आंसर देगा घुमा फिरा के, तो आपको क्वांटिटेटिव मेथड नहीं पता चल पाएगा। ये जो तीनों ही हैं, ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये तीनों ही क्वालिटेटिव डेटा को बताते हैं। ठीक है, सिर्फ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है जो कि क्वांटिटेटिव डेटा को बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, इसको क्या बोलते हैं? मेनार्की, मेनोपॉज, मेन स्टार्ट और नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या बोलते हैं? मेनार्की। राइट आंसर है आपका मेनार्की। मेनोपॉज किसे बोलते हैं? मेनोपॉज स्टॉपेज, या फिर हम बोल सकते हैं इसे सीजेशन। क्या बोल सकते हैं? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि 40 to 45 ईयर ऑफ एज में देखने को मिलता है। 40 to 45 ईयर ऑफ एज में देखने को मिलता है। और क्लासिकल साइन, क्लासिकल साइन ऑफ मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज का क्लासिकल साइन क्या होता है? हॉट फ्लशेस, हॉट फ्लशेस। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर मेनोपॉज का क्लासिकल साइन पूछा जाए तो राइट आंसर क्या है? हॉट फ्लशेस। कौन से एज ग्रुप में मेनोपॉज देखने को मिलता है? 40 to 45 ईयर के एज ग्रुप में। मेन स्टेट नाम का कोई टर्म नहीं होता है, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। राइट आंसर क्या है? मेनार्की। ठीक है, मेनार्की प्यूबर्टी में देखने को मिलता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है urethral opening located behind the penis, urethral opening located behind the penis is known as, पेनिस के पीछे अगर यूरेथ्रल ओपनिंग हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोसिल, एपिस्पासडियास, फिमोसिस और हाइपोस्पासडियास। हाइपोस्पासडियास। बिहाइंड द पेनिस पूछा है उसने, बिहाइंड द पेनिस पूछा है, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है हाइपोस्पासडियास, हाइपोस्पासडियास। एक बार देख लेते हैं। देखिए दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है। एक होता है एपिस्पासडियास और एक होता है हाइपोस्पासडियास, हाइपोस्पासडियास। एपी में कहाँ होता है? जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो एपी में अबव साइड होता है। एपिस्पासडियास में अबव साइड होगी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डॉर्सम में होगा, डॉर्सम साइड में होगा, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर साइड में होगा, पोस्टीरियर साइड में होगा। ठीक है, देखिए ये पाम है, ये पाम है ना, पाम में ये जो सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस है, और जो बाहर का सरफेस इसको बोलते हैं डॉर्सम सरफेस, डॉर्सम और वेंट्रल। तो जो एपिस्पासडियास है, एपिस्पासडियास में जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो ऊपर की साइड में होता है, डोर्सम में होता है, अबव में होता है, या फिर ये कहाँ पर होता है? ये पोस्टीरियर साइड में होता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सुपीरियर साइड। सबका मीनिंग एक ही है, डॉर्सम साइड में बोल सकते हैं हम उसको, या फिर सुपीरियर साइड में बोल सकते हैं, या फिर अबव साइड में बोल सकते हैं। इसके ऑफ पेनिस, पेनिस के सुपीरियर साइड में यूरेथ्रल ओपनिंग अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्पासडियास। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमें दिखेगा, बहुत अच्छे से हमको दिखेगा ये एपी। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है अबव, है ना, अबव पेनिस। ठीक है, हाइपोस्पासडियास में क्या होता है? देखिए हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, बिलो। हाइपो में क्या होता है?
जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो या तो वेंट्रल सरफेस बोल सकते हैं आप इसको, वेंट्रल सरफेस में होता है, पेनिस के नीचे होता है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं एंटीरियर सरफेस, आगे की तरफ को क्या बोलते हैं, एंटीरियर सरफेस, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड बोल सकते हो ना। पेनिस के बिहाइंड सरफेस में यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्पादियास। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर यूरेथ्रल ओपनिंग, एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब है अबव साइड। अब अबव साइड को बोलने के 3-4 मीनिंग है। अबव डोर्सम सरफेस भी बोल सकते हो आप। आपको ये पाम वाली चीज याद रखनी है, जो अंदर के साइड है बॉडी में, जो बॉडी के अंदर की तरफ है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं डोर्सम सरफेस। बाहर की तरफ डोर्सम और अंदर की तरफ वेंट्रल सरफेस। तो ये जो है वो डोर्सम सरफेस है, पोस्टीरियर है, बाहर की तरफ है, और पेनिस के कहाँ है, ऊपर की साइड है। ठीक है, एपी स्पार्जियस, एपी मतलब अबव। हाइपो का मतलब क्या है, बिलो, नीचे की तरफ। तो अंदर जो ये जो नीचे की तरफ साइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल सरफेस बोल रहे हैं, एंटीरियर सरफेस बोल रहे हैं, और पेनिस के नीचे की तरफ बोल रहे हैं बिहाइंड। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। समझ में आ गया। देखिए इसका हमने राइट आंसर देख, राइट आंसर क्या है, हाइपोस्पाजियस। ये हाइड्रोसेल क्या चीज होती है, हाइड्रोसेल क्या होती है, हाइड्रोसेल इज फ्लूइड एक्युमुलेशन, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन स्क्रोटम, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में फ्लूइड एक्युमुलेशन को हाइड्रोसेल बोलते हैं। और फिमोसिस क्या होता है, फिमोसिस एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं फेलियर टू रिट्रैक्ट, फेलियर टू रिट्रैक्ट फोर स्किन ऑफ पेनिस। पेनिस की जो 4 स्किन होती है, जो स्टार्टिंग की स्किन होती है, जो कवरिंग होती है, वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाता, पीछे नहीं जा सकता है, उस कंडीशन को फिमोसिस कहा जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिमोसिस के कंडीशन में कौन सा प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। फिमोसिस के कंडीशन में किस कंडीशन को अवॉइड करते हैं, तो सर्कमसीजन, सर्कमसीजन है जो कि मोमेडियन कल्चर में यूजुअली फॉलो किया जाता है। सर्कमसीजन के प्रोसीजर को अवॉइड करना चाहिए, प्रोसीजर शुड बी टू बी अवॉइडेड। तो क्योंकि सर्कमसीजन में क्या होता है, जो 4 स्किन है उसको कट कर दिया जाता है। अगर फिमोसिस की कंडीशन है तो 4 स्किन को सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड इन सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन। सर्जरी के लिए पेनिस के 4 स्किन को यूज किया जा सकता है फिमोसिस के कंडीशन में, इसलिए सर्कमसीजन को अवॉइड करना होता है। तो ये यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, कि सर्कमसीजन को अवॉइड करते हैं कौन से कंडीशन में, फिमोसिस। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट, the number of oscillations or vibrations per second, number of oscillation or vibrations per second is called as, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। एक मिनट में कितने बार ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, which one of the following is a second line drug, second line drug for tuberculosis। टीबी के लिए सेकेंड लाइन ड्रग इनमें से कौन सा है, रिफाम्पिसिन, अमीकासिन, आइजोनियाजाइड और एथाम्ब्यूटोल। सेकेंड लाइन ड्रग पूछा है उसने, सेकेंड लाइन ड्रग कौन सा है इसका, राइट आंसर क्या है, अमीकासिन। राइट आंसर क्या है, अमीकासिन। ठीक है, बाकी ये जितने भी रिफाम्पिसिन है, बाकी ये जितने भी ड्रग दिख रहे हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और एथाम्ब्यूटोल, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ये सभी फर्स्ट लाइन ड्रग हैं, और अमीकासिन सेकेंड लाइन ड्रग है। ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग है। तो एक नेमोनिक यूज किया जाता है, एक नेमोनिक यूज किया जाता है फर्स्ट लाइन एटीटी के लिए, एंटी ट्यूबरकुलिन ट्रीटमेंट के लिए एक नेमोनिक यूज किया जाता है जिसका नाम है HRZT।
HRZE, H मतलब आइसोनियाजाइड, H मतलब आइसोनियाजाइड, R मतलब रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, Z का मतलब क्या है, पिराजिनामाइड, पिराजिनामाइड, और E का मतलब क्या है, एथाम्ब्यूटोल, क्या है, एथाम्ब्यूटोल, है ना। तो ये निमोनिक आपको याद होना चाहिए, HRZE। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है एटीटी में से, एटीटी में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है किससे, साइड इफेक्ट से। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट पूछा जाता है ड्रग्स का, है ना। तो जो आइसोनियाजाइड है, आइसोनियाजाइड का हम क्या देख रहे हैं, हम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं। आइसोनियाजाइड का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या होता है, पेरीफेरी, पेरीफेरी न्यूरोपैथी, पेरीफेरी न्यूरोपैथी, पेरीफेरी में हाथ और पैर में नमनेस देखने को मिलेगा। रिफाम्पिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ऑरेंज यूरिन, ऑरेंज कलर यूरिन, ऑरेंज कलर यूरिन। जब पेशेंट रिफाम्पिसिन लेता है तब एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एजुकेशन पूछा जाता है कि कौन सा नर्सिंग एजुकेशन दिया जाएगा। तो नर्सिंग एजुकेशन क्या है कि पेशेंट को बताएंगे कि भाई आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपका जो यूरिन है वो ऑरेंज या रेड कलर का होगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, तो घबराना नहीं है। तो पेशेंट को ये बताना है कि इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एजुकेशन है जब पेशेंट किस पर हो, रिफाम्पिसिन पे। पिराजिनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, पिराजिनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, हिपेटोटॉक्सिस, हिपेटोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक, लीवर को डैमेज करता है पिराजिनामाइड। और एथाम्ब्यूटोल क्या करता है, ई फॉर आई, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब भी एटीटी पूछा जाएगा तो एटीटी में से सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स ही पूछे जाते हैं कि सभी के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। फटाफट से हमने यहाँ पर एक बार देख लिया है, और साथ ही हमने ये देख लिया है कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन से हैं, ये सभी, ये चारों ही फर्स्ट लाइन एटीटी। और सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन कौन से हैं, सेकेंड लाइन की एक बार हम फटाफट से बात कर लें तो जो कानामाइसिन है, कौन सा माइसिन, कानामाइसिन है, अमीकासिन यहाँ पर लिखा हुआ है, अमीकासिन, कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, लीनेजोलिड, लीनेजोलिड, ये सभी सेकेंड लाइन एटीटी हैं, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट, डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। तो ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, रिसर्च का क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्या बोलेंगे अगर पॉइंट ऑफ टाइम में डेटा कलेक्ट करेंगे, तो राइट आंसर है इसका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, माइन्यूट सा डिफरेंस है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस। अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक लंबे पीरियड पर, एक ट्रेंड जो होता है ना, एक ट्रेंड पर अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। टाइम सीरीज रिसर्च क्या होता है, टाइम सीरीज रिसर्च इज रिसर्च डिजाइन, ये रिसर्च डिजाइन है, ना कि डेटा कलेक्शन का मेथड है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी रिसर्च डिजाइन है। ये दोनों तो पहले ही कट हो गए हैं,
कंफ्यूजन क्रॉस सेक्शनल में था और लॉन्गिट्यूडनल में था। लॉन्गिट्यूडनल में आपको याद रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक लंबे ट्रेंड पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि केस स्टडी, एग्जाम्पल के लिए केस स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एग्जाम्पल है। और अगर क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो डेटा कहाँ कलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं which is the hormone that increases water reabsorption by inserting water channel और एक्वापोरिन। कौन सा एक हार्मोन है जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया। एंजियोटेंसिन हार्मोन है क्या, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जिसको एएनपी भी कहते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। राइट आंसर देखते हैं, which increases water reabsorption, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम क्या करता है, एडीएच। राइट आंसर है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या करता है, एडीएच हार्मोन इंक्रीज करता है वाटर के अब्जॉर्प्शन को, वाटर के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और जैसे ही वाटर का अब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा, है ना, इन ब्लड, जैसे ही ब्लड में वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। जैसे ही एडीएच हार्मोन बढ़ेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और हमें ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। तो जब वाटर का अब्जॉर्प्शन ब्लड में बढ़ेगा तो कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर के साथ साथ सोडियम का भी रिटेंशन होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड सोडियम आयन, मतलब हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। डिसीज का नाम क्या है, यहाँ पर जो एक डिसीज बनता है उसको क्या नाम है, SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बाकी हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो एंजियोटेंसिन हार्मोन है, एंजियोटेंसिन हार्मोन है, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन हार्मोन क्या करता है, ये भी वाटर के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन ये वाटर के साथ साथ सोडियम को भी रिटेन करता है। ये क्या करता है, वाटर एंड सोडियम को रिटेन करने का काम करता है। और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये भी सेम वाटर एंड सोडियम को रिटेन करेगा और साथ में क्या करता है, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। और जो एएनपी है, ये एएनपी सबसे अलग है। एएनपी क्या करता है, एएनपी बीपी को कम करता है, पहली बात तो ये। एएनपी रिलीज ही कब होता है, रिलीज होता है, रिलीज ऑन रिस्पॉन्स ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स पर स्ट्रेचिंग एफर्ट्स ज्यादा लगने लग जाता है, तब एएनपी हार्मोन रिलीज होता है कि भाई ब्लड प्रेशर को कम कर दिया जाए। ये बीपी को कम करने का काम करता है और ये वेसल्स को डायलेट कर देगा। वेसल्स डायलेट होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड डिक्रीज्ड बीपी। समझ में आया। तो एएनपी तो अलग ही खेल। राइट आंसर क्या है, एडीएच है, जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।